Yes. Shall we start, guys? Yes. Welcome back. ऑप्शन है क्या तुम लोगों के पास में भी? तुम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है. इल्ले, you have to do it. Come on. Energy in the class. I have option, but still, because it's you, I have no option. I have to make sure that you are revising. हाँ बोल दो बस. हाँ बोल दो, मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी. इसमें से जितना मैं बोलूंगी उतना कर, बाकी सब छोड़. आप प्रेजेंट में छोड़ना होगा. आप सब कुछ नहीं करवाओगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ. जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उतना ही बराबर. इम्पोर्टेंट में ऐसा नहीं बोल सकते पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये हमारी कंडीशन है अपनी. और बिल्कुल भी ये नहीं बोलना प्रेजेंट में इम्पोर्टेंट है. उसमें क्या इम्पोर्टेंट है मैं बताती हूँ. मैं 5 ही नहीं करता हूँ. नहीं 10 से 14. क्या 10 इम्पोर्टेंट बताओ. 10 से 14 मार्क के लिए है ये चैप्टर. हाँ मैं वो बताती हूँ. चलो एक बार, चलो स्टार्ट करें क्या? नहीं मैं बताती हूँ कहाँ से अच्छे से करो. देखो A0. अरे वो मतलब फर्स्ट चैप्टर नहीं पूछे एग्जाम में चलेगा ना, क्या दिक्कत है? 0 to 5% है फर्स्ट चैप्टर का. हाँ तो नहीं भी पूछे तो क्या दिक्कत है? नहीं पर पूछेंगे एक क्वेश्चन 100%. वो व्हाट इज लॉ. चलो शैल वी स्टार्ट. यस. सबसे पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पे आप लोगों को ट्रांसफरेबल वो इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप लोगों को राइट्स मिलेंगे और एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास आप वो ट्रांसफर कर सकते हो टिल द टाइम ऑफ इट्स मैच्योरिटी. ये क्लियर है पहला पॉइंट. अब ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये डिफाइन नहीं किया हुआ है एक्ट ने, लेकिन सेक्शन नंबर 13 ने 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताए. कौन से 3? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक. बराबर है. तो प्रॉमिसरी नोट का जो सेक्शन है वो है पहला, वो है सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5 एंड चेक का 6. ओके. प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फर्क क्या है? प्रॉमिसरी नोट कौन बनाएगा? जो पैसा देगा. एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो पैसा लेगा. ये यहां तक क्लियर है. अगला पॉइंट, जो प्रॉमिसरी नोट होता है ये बेरर एंड ऑर्डर, ये पॉइंट को थोड़ा सा वेट करना, मैं एक्सप्लेन करूंगी. पहले मैं आप लोगों को प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड एक मिनट का ब्रीफ दे रही हूँ. प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? जहां पे आई प्रॉमिस टू पे यू समथिंग टू समवन, सम सर्टेन अमाउंट टू समवन, वो होगा तुम्हारा प्रॉमिसरी नोट. एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? जहां पे तुम लोगों ने क्रेडिट पे गुड सेल किए होंगे और सामने वाला पैसा नहीं देगा, ऐसा आपको डाउट है, तो यू व्हाट विल यू डू? आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके लोगे उससे कि बाबा कल जाके उससे पैसा लेना है तो तुम्हारे पास होगा कुछ तो प्रूफ. एंड तीसरा होता है चेक. चेक तो तुम लोगों ने देखा हुआ है, नॉर्मल है. करेक्ट. अगला पॉइंट आता है जहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक, ये 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो अपने को सीखने. बराबर. इन 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को या तो आप एज अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट लेकर आ सकते हो एज अ बेरर. बेरर का मतलब क्या होता है? जहां पे जब आप वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करोगे वहां पे सिर्फ डिलीवरी कर रहे होगे. डिलीवरी करोगे का मतलब क्या होता है? जहां पे नाम लिखने की जरूरत नहीं है पीछे. नाम लिख के, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, सपोज मान लो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है. अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे ट्रांसफर करना है, तो यहां पे जब मैं ट्रांसफर करूंगी पीछे मैं वो बंदे का नाम लिखूंगी, साइन मारूंगी, उसके हाथ में दूंगी. उसको और आगे एंडोर्स करना है, वो पीछे से नाम लिखेगा, साइन मारेगा और फिर आगे भेजेगा. तो इसका मतलब क्या होता है? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. क्योंकि मैंने नाम लिख के साइन मारा, लेकिन अगर मैंने सिर्फ डिलीवर कर दिया, नाम वाम नहीं लिखा है, तो उसको सिर्फ डिलीवरी बोलते हैं. ठीक है. तो बेरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जहां पे सिर्फ बाय डिलीवरी होगा. एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब जहां पे ऑर्डर प्लस डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट होगा. ठीक है. यहां पे बस ध्यान रखना एंडोर्समेंट का स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रहा है सब जगह पे. ओके. अगला पॉइंट आता है जहां पे आप लोगों को बेरर इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के कुछ एग्जांपल्स देती हूं. जो मेरा क्वेश्चन बैंक है उसमें एग्जांपल से ध्यान से देख लेना. ऑर्डर बेरर का भी है. ओके. उतना क्वेश्चन बैंक को तो छोड़ के मत जाना, क्वेश्चन बैंक एटलीस्ट अच्छे से करके जाना. ओके. जो ऑर्डर एंड बेरर इंस्ट्रूमेंट, जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा कि पेड टू मिस्टर पी और बेरर. अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? बेरर इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है. क्योंकि मैंने उधर नाम लिखा है बेरर और वर्ड और बेरर वर्ड लिखा हुआ है. ठीक है. पे टू नाम नहीं लिखा है, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट है. मैंने जिसके भी हाथ में दिया वो पे करके, वो अपने पास एनकैश करके ले सकता है, तो बेरर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. लेकिन मैंने लिखा पेड टू मिस्टर पी और हिज ऑर्डर. मैंने लिखा है पेड टू मिस्टर पी और हिज ऑर्डर. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है. पेड टू मिस्टर पी ऑन ऑर्डर.
फिर भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एंड पेड टू मिस्टर पी, ठीक है, जहां पे मैं एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करूंगी तब भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर मैंने सिर्फ डिलीवर किया बेरर, एंडोर्समेंट के साथ डिलीवर किया तो ऑर्डर। पे टू ब्लैंक है, पे टू ब्लैंक अगर है, पे टू ब्लैंक मतलब पूरा ब्लैंक है, तो पहला तो वो बेरर है एंड दूसरा वो इनक्वेड भी है। वो इनक्वेड पे बाद में जाएंगे, बट बेरर है, ठीक है। मैं जैसे चेक, ब्लैंक चेक तुमको मिला, मेरा साइन किया हुआ ब्लैंक चेक, तुम जाके इनकैश करके ले लो काउंटर से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? कोई दिक्कत? अज्यूम क्लियर है? आगे बढ़े, अगला पॉइंट। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिक क्लियर है तुमको? क्या है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि ये 3 इंस्ट्रूमेंट जो कि तुमको पेएबल होंगे, ईदर, ऑर्डर और बेरर, ठीक है। इसके अलावा और भी, वो तुम छोड़ देना, वो कुछ देखने की जरूरत नहीं। पेएबल एंड ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? जब तुम एक्सप्रेसली बताते हो, जहां पे तुम, जब तक तुम सामने वाले का नाम नहीं लिखोगे तब तक ये क्या होगा, तब तक ये इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा, तो वो ऑर्डर होगा, ठीक है। और बेरर का मतलब क्या होता है? बेरर का मतलब जहां पे सिर्फ डिलीवरी होगा, ओके। अब यहां पे आता है इसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। ये एक बार पढ़ना है क्योंकि यही सेम आंसर आप 4 बार लिखोगे, 4 क्वेश्चंस के लिए, इसलिए एक बार करके खत्म करेंगे अपन। क्या क्या लिखा हुआ है? पहला, इट मस्ट बी नेसेसरीली इन राइटिंग। दूसरा, इट मस्ट बी साइंड। तीसरा, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। चौथा, बोनाफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्री ऑफ डिफेक्ट, करेक्ट। उसके बाद फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, उसके बाद सर्टेन सम ऑफ मनी एंड शुड बी डिलीवर्ड नॉट वेक। अनकंडीशनल प्रॉमिस। अब ये अनकंडीशनल, सारे इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा था? सबसे पहले वाला अनकंडीशनल, मतलब ये, बट यहाँ पे कंडीशन कब चलेगा? 2 एक्सेप्शनल, एक तो टाइम वाला कंडीशन चलेगा एंड दूसरा अगर इवेंट, बट वो ऐसा इवेंट होना चाहिए जो सर्टन है, जो पता है जो होने ही वाला है। अनसर्टन इवेंट पे तुम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते, क्लियर है? ऐसा इवेंट जो सर्टन है या तो फिर टाइम स्पेसिफाई है, ऐसे कंडीशन चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लैरिटी? आगे बढ़ो। वाला भी कैसा है कि इसके पहले तो नहीं कर सकते, नहीं, 4 महीने, हाँ 4 महीने तक तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, चलेगा। 4 महीने के बाद करो ना, रीजनेबल भी, और टाइम का कंडीशन है जो सर्टन है, तुमको पता है कभी ना कभी तो खत्म होगा, ऐसा कंडीशन कभी ना कभी तो वो होगा, ऐसा कंडीशनल चलेगा, ठीक है, ऐसा कंडीशनल चलेगा, बट अदरवाइज अनकंडीशनल चाहिए। 30 नवंबर को मिल जाएगा, 30 फरवरी को, ठीक है, क्लियर है? 30 फरवरी को मिलना है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट, तो वैलिड है ही नहीं तुम्हारा, ये नहीं बोल सकते एक बार को मिल जाओ। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ू पक्का? एक बार सारे 8 के 8 इसेंशियल वापस देखो, रिटर्न, साइन, रिलीज, याद करो, फटाक से याद करो, फटाक से याद करो, क्योंकि एक ही चीज 4 बार चिपकोगे आप। कॉन्सेंट्रेट, कुछ दे कुछ, चलो कॉन्सेंट्रेट। चलो आगे, डन। नेक्स्ट, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का जो डेफिनेशन है वो एज इट इज लिखना पड़ेगा, ओके। क्या लिखा हुआ है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इन writing containing the unconditional undertaking signed by the maker to pay certain sum of money to the order, certain person or to the bearer of the instrument। ये डेफिनेशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन आप देखोगे सेम ही है, इसीलिए एक बार करो ताकि 2 जगह पे आपका आंसर हो जाए, ओके। क्लियर? पक्का? डेफिनेशन में कोई दिक्कत है? वापिस देखो एक बार, कैसा होना चाहिए? एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा अनकंडीशनल होना चाहिए, तीसरा मेकर बनेगा, साइन होगा जहां पे मेकर बनाएगा, ठीक है। यहां पे मेकर की जगह बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वर्ड क्या आ जाएगा? ड्रॉवर, ठीक है। कैसा होना चाहिए? सर्टन सम ऑफ मनी, ऑब्वियस सी बात है। ऑर्डर हो सकता है कि सर्टन पर्सन को, या तो फिर बेरर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, ये था सेक्शन नंबर 4। इसका प्रोफार्मा देख लो, गलती से आया तो आ भी सकता है, गलती से। ड्रॉ में कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, ये 12th स्टैंडर्ड में भी था, बस इतना देखो, मेरी बात सुनो। हाँ, स्टेट बोर्ड को था, प्रॉमिसरी नोट भी था, अरे था स्टेट बोर्ड, हमको तो था, तुमका नहीं, तुम्हारा नहीं पता मुझे, हमको था।
तुम्हारा नहीं पता, हमको तो था। तो पॉइंट इतना समझ लो। अगला पॉइंट सुन लो, अगला पॉइंट सुनो। अगर ऐसा आया, चलो मान लो गलती से आया, तो एक बार एटलीस्ट अभी एकदम फोकस से सुन लो। गलती से तुमने नहीं किया तो एटलीस्ट ये याद आना चाहिए, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? 3 months after, मतलब स्टार्टिंग में आप वो उधर लिखा है, देखो पूरा डिटेल तुमको दिया होगा, तुमको बस इधर प्लॉट करना है इन्फॉर्मेशन को, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहले तो कितना टाइम है वो, एंड स्टार्टिंग विद आई प्रॉमिस टू पे, ठीक है? टू जो भी नाम है और हिज ऑर्डर, जो भी अमाउंट है लिख के खत्म करो। बस इतना ध्यान रखना, वैल्यू रिसीव्ड वर्ड एंड करना, वैल्यू रिसीव के साथ, तो फिर बीच में थोड़ा इधर उधर चल जाएगा। ओके, ठीक है? इधर नाम लिख दिया, इधर अमाउंट लिख दिया, और ये सब। ओके, कौन बनाता है? 2 पार्टीज होंगे, एक होगा मेकर, एक होगा पे। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो राइटिंग, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। यहां पे एक केस स्टडी ध्यान रखना बस, मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट, ठीक है? सिर्फ हाईलाइट करो, मेयर एक्नॉलेजमेंट इज इनसफिशिएंट। मतलब क्या है कि मैंने बोला हाँ मुझे तुमको पैसे देने हैं, ठीक है, बट क्या हुआ? इसको लगेगा, मैंने अभी तक चार्जिंग पे नहीं लगाया, मतलब अभी लगे तो नहीं लगेगा, 27% है अभी। तो पॉइंट ये है, पॉइंट क्या है, ध्यान से सुन लो। पॉइंट ऐसा है कि अगर मैं ये कहूं कि मुझे तुमको पैसे देने हैं, इसका मतलब ये हो कि मैंने बोला है आई प्रॉमिस टू पे यू, नहीं, तो इसीलिए वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। प्रॉमिसरी नोट में आई प्रॉमिस टू पे यू वर्ड चाहिए, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट करके नहीं कि हाँ मुझे तुझे पैसे देने थे, हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे मुझे 50 रुपए देने हैं सीके को, देने हैं ना वो ट्रिक वाले, अभी याद आया मुझे, तो मुझे सीके को 50 रुपए देने हैं, ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट है। बट आई प्रॉमिस टू पे यू 50 रुपीज, दैट इज प्रॉमिसरी नोट। सिर्फ एक्नॉलेजमेंट इज नॉट सफिशिएंट, वो कवर लिया था ना, ठीक है? आई एक्नॉलेज टू पे यू 50 रुपीज, ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है यार मुझे तुझे पैसे देने हैं, वो नहीं चलेगा। आई प्रॉमिस टू पे यू प्रॉमिसरी नोट आएगा। क्लियर है? अभी याद रहेगा सबको? डन। नेक्स्ट, अगला कैसा होना चाहिए? डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, ये सेम पॉइंट है। अगर टाइम का कंडीशन होगा सर्टन, वो चलेगा। अगला साइंड बाय मेकर, ओनली फॉर मनी, सर्टन सम, पार्टीज जो होंगी वो सर्टन होंगी, ठीक है? पार्टीज जो होंगी सर्टन होगी, मतलब क्या है? पता होना चाहिए, मैं खुद ही को खुद प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं खुद को पैसे दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। हेड पॉइंट्स तो हाँ, हेड पॉइंट्स याद करो, बाकी कॉमन सेंस से लिखो, ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट समझ लो, ये वाला जो पॉइंट है ना सर्टन सम, मतलब अगर मैंने प्रॉमिसरी नोट में लिखा दैट आई विल पे यू 50 रुपीज प्लस जो भी एक्सपेंसेस हुए वो, बट जो भी एक्सपेंसेस नॉट सर्टन, जो भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो प्रॉमिसरी नोट, ठीक है? सर्टन होना चाहिए अमाउंट जो भी लिखोगे वो। डन, हो गया। प्रॉमिसरी नोट आउट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेम डेफिनेशन, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे स्टार्टिंग विथ सेम है, अगर देखोगे तो बस इधर है पे टू मिस्टर जो भी है, आई प्रॉमिस वगैरह इधर नहीं आएगा क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। देन ड्रॉवर, ड्रॉई, पे, 3 पार्टीज, ये पूरा सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सारे सेम, कॉपी पेस्ट। डिफरेंशिएशन इस बार चांस कम है, टेक अ रिस्क। अगला ये कब का वेट कर रहा चेक। है? चलो यस। तो भाई क्या ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो। चेक, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुमको आता है, प्रॉमिसरी नोट का कॉन्सेप्ट तुमको पता है। मान लो देखो अभी के अटेम्प्ट में आके गए हैं, अकाउंट्स का मैं गारंटी नहीं ले रही, मैं सिर्फ लॉ का बता रही, ठीक है? तो अगर आया ही तो बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास है कि इधर 2 पार्टीज होते हैं, इधर 3 होते हैं, कुछ भी चिपका सकते हैं ना, जैसे इधर 2 होते हैं, इधर 3। सुन लो सुन लो सुन लो, एक मिनट, सुन लो सुन लो सुन लो। इधर 2 पार्टीज होते हैं, इधर 3 होते हैं, इधर मेकर पे ही होता है, इधर ड्रॉवर ड्रॉई पे ही होता है ना? इधर सेक्शन 4 है, इधर सेक्शन 5 है, इधर मेकर बनाता है, इधर ड्रॉवर बनाओ। हाँ, अगर गलती से हुआ आके कितने मार्क्स के लेगा? 4 मार्क्स के लिए। तुम एक 4 पॉइंट तो लिख ही सकते हो, 2 मार्क्स में ले जाएंगे ना। यू शुड टेक द रिस्क, व्हाई टू वेस्ट टाइम देन?
आगे बढ़े। हाँ, जिनको लेना ही है उनके लिए डे वन पे ऐसे हो भी नहीं सकती ना। लास्ट डे पे तो ये डे वन के बाद से पढ़ा भी नहीं है, इसमें तो होना चाहिए था। लास्ट डे पे तो और भी वर्जन नेक्स्ट आएगा। चलो लास्ट डे पे होने वाला है वो YouTube पे। नहीं होने कुछ नहीं वाला, गलती से तुम्हारे मैसेज आए तो टेलीग्राम पे फोटो कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह नहीं है। पता है किसी के फाउंडेशन पेपर नहीं कांटेक्ट यूज करो पूरे 100 पैसे। मेरा कोई इंस्टीट्यूट के अंदर कोई कांटेक्ट नहीं है जहां से पेपर मिलेगा। मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर गलती से कोई भी क्वेश्चन जो मैंने बोला वो एग्जाम में आया तो एक महज इत्तेफाक होगा, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। चलेगा ना, चलो अगला पॉइंट, चेक का डेफिनेशन क्या है ध्यान से सुन लेना। चेक जो होता है वो ड्रॉ किस पे होता है, उस सामने वाले पर्सन पे नहीं होता है, वो होता है ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। याद है ना, मतलब जैसे मेरा बैंक अकाउंट कोटक का है तो आई एम ऑर्डरिंग माय बैंक कोटक की नासा को पे करो। अब उसका ध्यान जाएगा ना अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो, समझा। सो पॉइंट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, बराबर है। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। जब तक वो पे मतलब जाके चेक डिपॉजिट नहीं करेगा तब तक पे नहीं करना है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक चेक भी चलेगा या फिर ट्रंकेटेड मतलब पता है ना तुमको, फटा हुआ बोला था तुमको। चेक होता है वो वायलेट वाला स्कैन होता है और फिर वो स्कैन होने के बाद फटा होता है, तो फटा हुआ चेक इज ट्रंकेटेड चेक, तो वैसा भी चलेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी चलेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगला डायरेक्टली चेक का स्पेसिमेन छोड़ देना। कौन होता है? ड्रॉवर एंड ड्रॉई, ये भी छोड़ देना। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगा, छोड़ दो। यहाँ से आगे मेरा बहुत अच्छा दिन जा रहा है, मेरे को कुछ नहीं आता। कुछ नहीं कर दो, कुछ मत करना, ये छोड़ दो। रिस्क ले लो, यहाँ पे रिस्क ले लेना, यहाँ पे मैं भी बोलूंगी रिस्क ले लो। चलो देखो किस्मत का खेल है, इसके बाद अगर तुमको आया तो ऐसे नहीं बोलने का किस्मत हमारी बहुत खराब है। मतलब देखो मैं तुमको पढ़ाने के लिए आई तो तुम ऐसा बोलोगे अब किस्मत खराब है तुम्हारी, इसके लिए तो बोल दो कि किस्मत अच्छी थी तुम्हारी कि मैं पढ़ाने के लिए आई, तो फिर क्यों बोलने का खराब है? तुक्का लग गया क्या? जीवन में एक कांस्टेंट होता है, वो लक को अभी और या अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखना, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेरर और ऑर्डर, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। अगर सिर्फ डिलीवरी तो बेरर, सिंपल है, सेक्शन 13 खत्म। उसका भी 13 था, इसका भी 13 है। ये बेरर और ऑर्डर डेफिनेशन में ही लिखा था ना, बेरर ऑर्डर, इसीलिए वो इधर भी सेम है, समझा? उसी में डिफाइन होके इधर आया ना, इसीलिए सेम है, समझा क्या? उस डेफिनेशन में जो लिखा था, ठीक है। बेरर एंड ऑर्डर ऑलरेडी डन। उसके बाद इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार तो छोड़ के जाने का चांस ही नहीं है, चांस ही मत रखना। इसका मैंने तुमको डायग्राम ड्रॉ करके दिया था अलग, 1+2 फिर वो ठीक है। क्या है मैं रिवाइज करा देती हूँ, चांस ही नहीं है छोड़ के जाने का, ठीक है। वो डायग्राम देख लो क्या बनाया था। या एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, वापस से ड्रॉ करो। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से। पहला कंडीशन, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट कंडीशन, ध्यान से, फोकस। पहला, ड्रॉन इन इंडिया होना ही चाहिए इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। एंड दूसरा, ये पहला कंडीशन है जो होना ही चाहिए, एंड दूसरे और कंडीशन है, तो ये दूसरे में से कुछ भी हो तो चलेगा, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है? ड्रॉन इन इंडिया एंड ऑन द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ऑन द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये हो, या तो फिर पेबल इन इंडिया हो, या तो फिर एंडोर्समेंट आउटसाइड का हो। ये एंडोर्समेंट वाला शायद आपका था ना? हाँ, ये मैंने ऐड करवाया था क्योंकि गलती से एक्स्ट्रा का ऐसा आउट ऑफ गूगली क्वेश्चन आया तो पता होना चाहिए कि एंडोर्स बाहर का गया तो डायरेक्ट फॉरेन मत बोलना क्योंकि बाहर है। एंडोर्समेंट आउटसाइड हुआ इसका मतलब अंदर से ही बाहर गया है वो,
जिसकी वजह से वो इनलैंड है, ठीक है। तो ए, बी एंड सी में से एक कुछ तो हो, एंड पहला वाला कंडीशन तो हो ही हो, तब क्या बोलने का, इनलैंड है। एंड फॉरेन का मतलब क्या होता है, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, एक तो कंपलसरी ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, जो इंग्लैंड नहीं है वो। एंड दूसरा अदर देन इंग्लैंड। अभी अदर देन इंग्लैंड का एग्जांपल देती हूं, ठीक है। एग्जांपल, बिल ड्रॉन इन चेन्नई, ठीक है, पेबल इन लंडन, इंग्लैंड एंड ऑन द पर्सन रेसिडेंट ऑल्सो इन लंडन। इंग्लैंड नहीं, सॉरी, drawn in Chennai, payable on the person who is in London, resident of London, and payable also in London. फॉरेन, क्योंकि तुम्हारा इधर का कंडीशन ही पूरा नहीं हो रहा ना, हाँ, एक भी इधर का देख के खत्म नहीं कर रहा है। अपन इंडिया में है कि नहीं, अपन लंदन के लिए इंग्लैंड होगा ये अपन बोलेंगे क्या ऐसे, नहीं, अपन इंडिया के हिसाब से बोलेंगे ना, अपन इंडिया में तो इंग्लैंड। समझा क्या, क्लियर है, पक्का। इसके भी केस स्टडीज बहुत सारे दिए, तुम्हारे बुक में देख लेना। अच्छा चलो मुझे बताओ, सुनो सुनो सुनो, ड्रॉन इन दिल्ली, पेबल इन लंदन, ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन आगरा। हाँ ठीक है, इंग्लैंड, ठीक है, अगला अगला, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, फॉरेन, ड्रॉन इन सिंगापुर, पेबल इन आगरा, रेसिडेंट दिल्ली। ड्रॉन ही बाहर है भाई, फॉरेन, फॉरेन, स्ट्रेट अवे फॉरेन, क्योंकि बाहर का ही ड्रॉ है, देखने का ही नहीं आगे किधर क्या हो रहा है, ड्रॉन बाहर, बात खत्म। ओके, ड्रॉन इन दिल्ली, पेबल इन सिंगापुर, पर्सन ऑफ कैलिफोर्निया, अदर देन इंग्लैंड मतलब फॉरेन। क्लैरिटी, कोई डाउट, 100% क्लियर है। जो इधर डायग्राम में लिखा है वही डेफिनेशन है तुम्हारा। डायग्राम क्लियर, आइडेंटिफाई भी कर पाओगे, डेफिनेशन भी लिख पाओगे, मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है। सेक्शन नंबर कौन सा है, 11 एंड 12। कितना अच्छा रहता, पर नहीं, तुम फिर भी नसीबवान हो, तुम फिर भी नसीबवान हो। हमसे पूछो हमने क्या क्या लिखा है और पढ़ा है। तो ए इंटर की बात कर रही हूँ, इंटर में दाम को ये, हाँ तुम्हारी गलती भाई, तुमने पहले क्यों दिया भाई, हम पे क्यों ज़ूम कर रहे हो? चले आगे, अगला पॉइंट ये कौन सा था, 11 एंड 12। पहले अपन ने देखा 13 वाला कौन सा, बेरर एंड ऑर्डर, फिर अपन ने देखा 11 एंड 12 क्या, इनलैंड एंड फॉरेन, बराबर। अब अपन देखेंगे इनकोएट एंड एम्बिगुअस। ठीक है, पहले मैं एम्बिगुअस पे बात करती हूँ। एम्बिगुअस की इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, दैट समझ ही नहीं आता कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है। ओके, मतलब क्या हो रहा है, मैं ड्रॉ कर रही हूं मैं ड्रॉ कर रही हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मैं ड्रॉ कर रही हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आई एम राइटिंग आई प्रॉमिस टू पे यू। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है, जिसको पैसा लेना होता है, बराबर है। और प्रोमिसरी नोट कौन ड्रॉ करते हैं, जिसको पैसा देना होता है। इधर अपन क्या कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और उसमें लिख रहे हैं आई प्रॉमिस टू पे यू। तो ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना प्रोमिसरी नोट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है एम्बिगुअस। समझ आया, ये वैलिड नहीं है बट फिर भी दिया। ये एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क के लिए लिखने के लिए, एक्सप्लेन एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट सुन लो ए सुनो ना, फोकस 2 मिनट, चलो कॉन्सेंट्रेट 2 मिनट के लिए, सुनो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, छोड़ के जाने का चांस नहीं है, फोकस चाहिए। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे इनलैंड फॉरेन इंपॉर्टेंट वैसे इनकोएट भी इंपॉर्टेंट, आने के पूरे चांस से इस बार के अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, पूरे मतलब पूरे। ओके, सुन लो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। इनकोएट के लिए आपको 2 वर्ड समझने पहले। ओके, एक है वर्ड होल्डर, दूसरा है होल्डर इन ड्यू कोर्स, और इस पे केस स्टडी आएगा। ठीक है, अब ये केस स्टडी के लिए मैं पहले बता दूं, मैंने क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लिया था ना, उसमें इस चीज को लेके मैंने क्वेश्चन दिया है। हाँ, तो वो क्वेश्चन का पीडीएफ होगा, उसके डिस्क्रिप्शन देख के जाना वहां से। ठीक है, ओके। और अपन ने जो सेशन लिया था उसमें भी मैंने आप लोगों को एक केस लिखवा के दिया है।
ठीक है, वो केस क्या है वो भी मैं चाहिए तो अभी बता देती हूँ, ठीक है, वो अच्छे से मतलब रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, बता ही देती हूँ ताकि रिवाइज होगा। वो सारे सिनारियोज अच्छे से करके जाना क्योंकि इस पे केस स्टडी आ सकता है, सिर्फ अकेला डायरेक्ट छोड़ दो, केस स्टडी आएगा। ओके, वन आफ्टर वन अदर, ध्यान से सुनो। एक कॉन्सेप्ट है होल्डर, एक है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर का मतलब क्या होता है, जिसके पास जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका, जगह किधर है अभी, हाँ, जिसके पास निगोशिएबल, चल भाई, हाँ, जिसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन है, ठीक है, जिसके पास निगोशिएबल का पोजीशन है प्लस एंटाइटलमेंट है। एंटाइटलमेंट मतलब क्या है कि उसको मेरा इंटेंशन, हक है कि उसको मेरा इंटेंशन है पे करने का, मेरा पे करने का इंटेंशन चाहिए एंड उसके पास वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तब मैं उसको क्या बोलूंगी, होल्डर। एग्जाम्पल के लिए मैंने गिफ्ट के तौर पे एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, मैंने गिफ्ट के तौर पे एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, चेक दिया, ठीक है, पोजीशन भी है, एंटाइटलमेंट भी है, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ू, पक्का, कॉन्सेंट्रेट, डन। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है, होल्डर प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट वो होल्ड करके रख रहा है वो फॉर सम वैल्यू होना चाहिए एंड अलोंग विद दैट, फॉर सम वैल्यू के साथ साथ वो गुड फेथ में लिया हुआ होना चाहिए, तो तुम बन जाओगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। यहां तक पहुंचे, पक्का। अब ध्यान से सुनना, हो गया क्या, ये अज्यूम करो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने इसको ट्रांसफर किया, इससे मैंने गिफ्ट के तौर पे दिया है, पोजीशन एंड एंटाइटलमेंट के तौर पे मैंने गिफ्ट पे दिया है, ठीक है, वो कौन बनेगा, होल्डर, ठीक है। हर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प्ड होता है, समझते हैं तुमको, स्टैम्प्ड, तुमको पता है ना, जैसे अपन प्रॉपर्टी जैसे रजिस्टर करवा के लेते हैं वैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी स्टैम्प्ड होता है ना, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर आता है उस पे, तो वो ऐसा होता है ना कि उस 500 रुपए के स्टैम्प पेपर की वैल्यू पे तुमको कितने अमाउंट का तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, 5 लाख, एग्जांपल के लिए हमारे एग्जांपल में अपन 5 लाख लेते हैं, ठीक है, मेरे ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट कितने वैल्यू तक का कर सकते हो, 5 लाख, ठीक है, मैंने गिफ्ट में दिया है उसको 1 लाख रुपए, गिफ्ट पे कितना दिया उसको, 1 लाख रुपए दिया, तो मैंने ट्रांसफर किया उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1 लाख रुपए का, यहां तक पहुंचे, पक्का। उसने यही सेम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सीके को ट्रांसफर किया आगे, एंडोर्स किया, साइन करके आगे भेजा, ठीक है, जब उसने वो आगे भेजा वो भी एज अ गिफ्ट भेजा, नहीं एज अ गिफ्ट भेजा, तो वो कौन बना, वो भी होल्डर बना, सीके इज ऑल्सो होल्डर। तो पहले मैं थी, पहले कौन थी, मैं थी, मैंने किसको दिया है, किसको, तो मैं 2 मिनट के फरहान है इसका नाम, स्कैम हो गया क्या मेरा, ठीक है, मैंने दिया जाफर को, ठीक है, एज अ गिफ्ट दिया है, तो जाफर क्या बनेगा, होल्डर, बराबर। जाफर ने सीके को दिया, एज अ गिफ्ट दिया, सीके क्या बना, होल्डर। अब होल्डर जो है, ठीक है, होल्डर ने आगे ट्रांसफर किया नासा को, ठीक है, फॉर सम वैल्यू किया कि उसके बदले में उससे गुड्स वगैरह लिए थे, फॉर सम वैल्यू मतलब गुड्स लिए थे, एंड गुड फेथ में किया बेचारे ने, तो नासा क्या बनेगा, अभी वो कोई भी अमाउंट क्लेम कर, ठीक है। अब जाफर को मैंने कितने का दिया, 1, ये भी आगे गया, 1 लाख। अब हो क्या रहा है, तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन है सीके का एंड नासा का, यहां पे गुड्स का जो वैल्यू था वो था 2 लाख, तो नासा ने क्या किया, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट में, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, तो नासा ने क्या किया, 2 लाख का अमाउंट भर दिया। एम आई लायबल टू पे हिम 2 लाख रुपीज, यस और नो, यस, बिकॉज ही इज इन होल्डर इन ड्यू कोर्स। वो कितने तक का अमाउंट भर सकता है, अप टू 5 लाख, स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर अप टू कितना भर सकता है, 5 लाख, क्यों, क्योंकि ही इज इन होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसके पास इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट गंगा नहा लिया, उसके पास मतलब सबसे पवित्र हाथों में है वो, समझा, गुड फेथ फॉर अ कंसिडरेशन,
समझा? फॉर अ वैल्यू और फॉर अ कंसिडरेशन। यहां तक पहुंचे तो वो कितना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर याद रखना 20 के हिसाब से वो कितने तक का वैल्यू क्लेम कर सकता है? अप टू द वैल्यू कवर्ड बाय स्टैम्प ड्यूटी। बट क्या अगर जाफर वहां पे 1 लाख की जगह 2 लाख लिखता तो चलता? नहीं। आई एम नॉट लायबल टू पे बिकॉज ही इज जस्ट अ होल्डर। यहां तक पहुंचे? पक्का? चलो मान लो यहां पे जाफर से सीके ने गिफ्ट के तौर पे नहीं लिया है, चोरी की है। हाँ, ये चोरी की है, तो क्या ये होल्डर है सीके? क्या होल्डर है सीके? चोर है, चोर है वो, ठीक है। तो पोजेशन में भले हो लेकिन वो चोर है, ठीक है। अब चोर ने आगे चोरी वाला भेजा है, चोर ने आगे भेजा है। चलो सुनो ना, चोर ने नासा के पास भेजा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेमो डैट कोड नॉन हैबिट के हिसाब से ही कैन नॉट ट्रांसफर समथिंग। मेमो डैट कोड नॉन हैबिट मतलब क्या है? ही कैन नॉट ट्रांसफर समथिंग विच ही डोंट हैव। अगर उसका टाइटल चोरी का है तो आगे भी तो चोरी का जाएगा ना। आएगा, कल आएगा, राजा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा परसों। सुनो 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 सुनो, इससे जो आगे जा रहा है, अगर ये इसका खुद का टाइटल डिफेक्टिव है तो क्या वो आगे अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर सकता है क्या? हाँ या ना? नहीं। हाउएवर गुड फेथ, बात खत्म। गुड फेथ, बात खत्म। समझ गए? पक्का? वो होल्डर इन ड्यू कोर्स। यहां तक पहुंचे क्या? अच्छा मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। इसका लाइफ लेसन क्या है? चोरी करो। ब्लैक टू व्हाइट हो रहा है मतलब। चलो अगला पॉइंट सुनो। ए ने बी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया, गिफ्ट को, गिफ्ट करके, ठीक है। बी ने सी को दिया, ठीक है। सी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आया है डी। ध्यान से सुन लो, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आया डी। मुझे एक बात बताओ, क्या डी के पास अब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर करने का राइट है या नहीं? नहीं है, नहीं है। खुद के लिए कर सकते हैं? नहीं है। इसके लिए सी के लिए कर सकता है, लेकिन क्या इसके पास इसकी लायबिलिटी के लिए आगे ट्रांसफर करने का हक है? नहीं। बट फिर भी उसने किया, तो क्या इसके पास जो टाइटल जाएगा वो अच्छा जाएगा? नहीं। लेकिन अगर इसने आगे गुड फेथ में भेजा और इसने अगर अमाउंट भर दिया, क्लेम करो, कोई दिक्कत नहीं। होल्डर इन ड्यू कोर्स ना, बात खत्म। गुड फेथ, क्लैरिटी, एनी डाउट? बस ये तुमको पता होना चाहिए। सेक्शन 20 में लिखा हुआ है स्टैम्प वैल्यू कवर किया जाएगा, सेक्शन 8 में लिखा है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके, दोनों सेक्शंस क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? यही है इनकोड, अभी मैं पढ़ाती हूँ। हाँ, मैं उधर नहीं लिखा, मैंने बताया। हाँ, मैंने बताया, उधर नहीं लिखा। इसीलिए इनकोड इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन से आपको सब कुछ लिखना है। क्या क्या? ध्यान से देखो। इट मींस इंस्ट्रूमेंट विच इज इनकम्प्लीट इन सर्टन एस्पेक्ट्स। हाँ वही, ड्रॉवर, मेकर, एंडोर्सर, एक्सेप्टर में साइन एंड डिलीवर दिस इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन। कोई दिक्कत नहीं है, साइन एंड डिलीवर करते चलो करते चलो करते चलो। इधर होली बैंक होगा या तो फिर वर्ड लिखा होगा इनकम्प्लीट उस पे, ठीक है, तो वो जाएगा आगे। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे जो इनकम्प्लीट है? इनकोएट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। अब ये इनकोएट इंस्ट्रूमेंट को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो? बाय राइटिंग द अमाउंट ऑन इट, बट कितना? जितना स्टैम्प ड्यूटी कवर किया जाएगा उससे उतना ही, ठीक है। अब इसके लिए है तुम्हारा होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। यहाँ पे रूल क्या लगता है तुम्हारा? यू कैन नॉट डिनाई समथिंग विच यू हैव एक्सेप्टेड अर्लियर, उसकी वजह से ये होगा। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में क्या हो रहा है? सेक्शन नंबर 20 के हिसाब से तुम जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो ब्लैंक होता है उसको तुम कंप्लीट करने का राइट रखोगे, बट कितना रखोगे कंप्लीट करने का राइट? नॉट, देखो होल्डर कितना रखेगा? जितना एंटाइटलमेंट है उतना, और होल्डर इन ड्यू कोर्स नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय स्टैम्प। ये लाइन लिखना जरूर, ठीक है। अदर देन द होल्डर, जो भी पर्सन है वो उतना ले सकता है जितना अदर देन अमाउंट है इंटेंशन का, बट कवर बाय स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। होल्डर कितना लेगा? उतना ही जितना इंटेंशन है। बात खत्म, आगे बढ़ू? पक्का? ये सेम एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट आ सकता है, सेम 13th, और आपको लिखना है ये ऊपर का पैरा,
along with inchoate instrument का definition and holder in due course. ये कर सकते हैं 6 मार्क के लिए आएगा और वो भी छोटा मोटा नहीं आएगा, चलेगा actually. छोटा मोटा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 मार्क, गलती से भी छोड़ना मत, इस बार तो बिल्कुल नहीं. इनलैंड फॉरेन इनकोएट चांस ही नहीं, इस बार बहुत चांस है, बहुत 99% चांस है. और अगर मेरा 99% गलत साबित हुआ तो इसका मतलब तुम्हारा 1% का बैड लक भारी पड़ गया. ठीक है, आगे बढ़ू. उसके बाद नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन योर बैड लक, जो भी बोला जाएगा. चलो अगला पॉइंट सुन लो, निगोशिएशन बाय डिलीवरी. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उतना बता रही हूं, सुन लो. सेक्शन नंबर 47 के हिसाब से देखो, बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो तुम डिलीवरी करोगे, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करोगे. ये तो कब से देखे जा रहे हैं पागलों की तरह. आउट. 47 में बस एक एक्सेप्शन ध्यान से देख लेना, ठीक है. जब भी कभी आप लोग ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है पेएबल टू द बेरर होते हैं, पेएबल टू द बेरर मतलब सिर्फ डिलीवरी होगा, ठीक है. तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ध्यान रखना एक कंडीशन है, ये लाइन देख लो. प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक डिलीवर्ड ऑन द कंडीशन दैट it is not take the effect except certain event is not negotiable except in the hands of the holder for the value without the notice of condition unless such event happens. वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, फोकस, वापस पढ़ो. लास्ट कुछ ही बचा है, आखिरी. देखो मैंने तुम्हारी हेल्प की है इस बार निगोशिएबल में, मैंने बताया तुमको क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सब कुछ नहीं बोला मैंने, मारूंगी मैं अभी अगर सब कुछ बोला तुमने तो. वो सब कुछ ही है, सब कुछ नहीं बोला मैंने. अच्छा देखिए एक पेज छोड़. अरे नहीं, मैंने बीच में भी तुमको सब कुछ छोड़वाया है क्योंकि तुमको बेस हुआ एक, जब अगर 4 पेजेस छूटे थे तुम्हारे. हाँ फिर वो सारे रिस्क पे जा रहे हैं तुम. ए काटा पीटी, डायरेक्ट काटा पीटी कर दी तुमने. छोड़ दो मतलब वो हो चुका है तुम लोगों का एक बार करने से. ड्रॉ ठीक है, पार्टीज वगैरह कुछ नहीं, बट बाकी अच्छे से करो. चले क्या आगे, क्या पढ़ा तुमने एक्सेप्शन, क्या चले क्या आगे, मेरे को एक्सप्लेन करना है. एक्सेप्शन पढ़ो, क्या समझाना है उस एक्सेप्शन में, ध्यान से सुनो. वो क्या बोल रहा है, अनलेस सच इवेंट हैपेंस, मतलब अगर तुम्हारा जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई कंडीशन है जो कि वो सर्टन कंडीशन है, तो वो सर्टन कंडीशन इधर ही है ना. हाँ, तो वो जो सर्टन कंडीशन है वो जब तक नहीं होता है पूरा तब तक तुम उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर मत करो. जैसे मैंने बोला कि XYZ की डेथ होने के बाद कि पैसा बाद में, उसके बाद पैसा मिलेगा, ठीक है. तो जब XYZ की डेथ हो जाएगी ना, उसके बाद तुम हैंड टू हैंड चेंज करते रहो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई दिक्कत नहीं, बट तब तक मत करो. क्लैरिटी, आगे बढ़ो, खत्म. सेक्शन 46, बट ये तुमको बहुत अच्छे से आता है, पता है क्यों ये आता है तुमको, आता है कहां पे मैं बता दूं. पहला पॉइंट क्या लिखोगे, डिलीवरी का डेफिनेशन जो सोगा में है. वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स की जगह पे बस अभी इधर इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज करो. डिलीवरी कैसा होगा, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव. एक्चुअल सिंबॉलिक नहीं लिखने का, इंस्ट्रूमेंट है ना, सिंबॉलिक नहीं चलता. एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल फिजिकल हैंडओवर ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्चुअल. बस यही 4 लाइन लिखे, पहला पैराग्राफ वही 4 लाइन है. नहीं पहला पैराग्राफ क्लियर है, पक्का, ठीक है. अगर आपने कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई कंडीशन स्पेशल पर्पज के लिए बनाया है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपने स्पेशल पर्पज के लिए बनाया है, प्रॉपर्टी इन इट डज नॉट पास टू द ट्रांसफरी इवन दो एंडोर्स टू हिम अनलेस दैट इज निगोशिएटेड टू होल्डर इन ड्यू कोर्स. इधर भी एक लाइन था एक्सेप्शन और इधर भी है वो एक्सेप्शन. अब दोनों का मतलब समझो.
अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में गया मरने से पहले, XYZ मरने से पहले किसके हाथ में गया है तो चलेगा। बस होल्डर इन ड्यू कोर्स को पता नहीं होना चाहिए कि ये कंडीशन कुछ था, बस गुड फेथ। मरने पे हाँ 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 हाँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स और उसको कुछ नहीं पता, गुड फेथ, बात खत्म, चलेगा। मरने से पहले दिया तब भी चलेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो मरा तो वैसे ही तुम कर सकते हो क्योंकि कंडीशन ही पूरा हो गया। कंडीशन पूरा हो तो करो, कोई दिक्कत ही नहीं। कंडीशन पूरा होने से पहले का कांड है ना ये। कंडीशन पूरा होने से पहले अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, गुड फेथ में है, करो, कोई दिक्कत नहीं। सेम उसको अभी याद रहेगा ना, वो छोड़ के जो जाने का इतना जो शौक है अब वो नहीं होगा उसका। इधर भी क्या है, स्पेशल पर्पस, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेशल पर्पस की वजह से बनाया गया है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास गया, चलेगा, सब चलेगा, गुड फेथ, होल्डर इन ड्यू कोर्स, गुड फेथ, बात खत्म। समझ आया? अगला अभी तक क्या क्या देखा? 46 एक इंपॉर्टेंट था डिलीवरी वाला, बट उसमें तुम्हारे लिए बहुत इजी था, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 20 बताया, वो कवर्ड बाय स्टैम्प ड्यूटी, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके बाद इनलैंड फॉरेन बताया एंड 11-12 एंड वो इनकोल्ड बताया, ठीक है, ऑर्डर बेरर बताया, ठीक है। उसके बाद अब ये 100% करना है, ये इंस्टीट्यूट की जान है, केस स्टडी ही आएगा इस पे। और 132, 139 एंड 140 तीनों क्या बारे में बात करता है ये? 138, 139, 140 चेक अगर डिसऑनर हुआ तो क्या क्या है, ठीक है। अब मैं पहले आपको कुछ चीजें बता दूं। चेक डिसऑनर हुआ तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनसफिशियंसी ऑफ द फंड्स। बट अलोंग विद दैट और दो चीजें इंक्लूडेड हमने की थी, एक तो स्टॉप पेमेंट, तो अगर ये तीन सिचुएशन हुए, क्लोजर ऑफ बैंक अकाउंट, स्टॉप पेमेंट एंड इनसफिशियंसी ऑफ फंड, इसमें से कुछ भी हुआ, बिल अगर तुम्हारा चेक जो है वो डिसऑनर हुआ, बिल नहीं, चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, तो तुम 138 में आओगे। यहां तक पहुंचे? पक्का। दूसरा पॉइंट, अगर तुम 138 में आए तो कितना पेनल्टी है? 2 साल तक की जेल, बराबर है 2 साल तक की जेल प्लस ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और बोथ। ये पेनल्टी दिमाग में रखो, ठीक है। अब जब एग्जाम में 138 पे क्वेश्चन आएगा तो तुमको कितना आंसर कहां पे लिखना है ये जानना जरूरी है, ओके। अगर क्वेश्चन में तुमको डिसऑनर हुआ है या नहीं हुआ है ये पूछा है, ये लिखो। अगर उन्होंने पूछा डिसऑनर हुआ है और कंडीशंस बताओ तो ABC लिखो। समझ आया? अगर बोला पूछा डिसऑनर हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आया जो कि मेरे मुख में है, देख लेना, पता चल जाएगा। अगर वो आया तो ये लिखो, और ये एज इट इज चाहिए, मतलब चाहिए। और इसके लिए तुम 4 बार लिखो, बट प्लीज मेहनत करो ये क्वेश्चन के लिए, कृपया। देखो हाथ के मार्क्स, अगर पता ही है तुमको, इतनी बार आता है, आ चुका है, न्यू सिलेबस आने के बाद कितने ही मुश्किल से अटेम्प्ट हुए होंगे, 4-5, एक अटेम्प्ट छोड़ा तो बाकी सब में आए, इतनी इंस्टीट्यूट की जान है। हाँ, सितंबर भी आया, जैन भी आया, नॉट नेसेसरी, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। मई में और जैन में दोनों में आए, वही बोल रही हूं, चांस है, जरूरी नहीं कि नहीं आएगा, आने के पूरे चांस होते हैं, तो ध्यान से। ओके, क्लियर है? क्या लिखना है यहाँ पे? ये वैसे का वैसा 4 बार लिखो कृपया करके। मैंने मतलब सिखाया, तुमको चाहिए तो मैं रिवाइज कराऊं मतलब वापस से, हाँ या ना? करना है? क्या लिखा हुआ है? वेयर द चेक इज ड्रॉन बाय अ पर्सन, ठीक है, बाय अ पर्सन। तुमको याद है मैंने एग्जाम्पल दिया था राजू एंड बाबू, है ना? तो चेक ड्रॉ किया है, राजू ने चेक ड्रॉ किया है, फिर हेरा फेरी वाला, ऑन द अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद द बैंकर। किसका बैंकर है ये? राजू वाला बैंकर है, ठीक है, मैंने लिखवाया भी है तुमको, देखोगे तो, है ना? फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट टू अनदर पर्सन। ये याद रखने के लिए ऐसे नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने वो भी कैसे याद करना है उसका भी एग्जाम्पल के नीचे समरी लिखवा के दिया है, देख लेना वो, ठीक है। फॉर द डिस्चार्ज
either whole or part of the debt or the other liability is returned by the bank unpaid. इधर का बैंक किसका है? बाबू वाला बैंक है, जिसको तुमने चेक दिया है, अनपेड बैंक वो वाला बैंक है. ईदर बिकॉज कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में सफिशिएंट पैसा नहीं है, या तो फिर तुम्हारे बैंक अकाउंट को तुमने वो इंस्ट्रक्शन देके रखा है कि इसके ज्यादा ऊपर पे नहीं होगा तुम्हारे अकाउंट से, ऐसे लिमिट सेट किया. तो ऐसे टाइम पे तुमको क्या होगा? पनिशमेंट होगा. यहां तक पहुंचे पक्का? इस पे और एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है, कि अगर ये सब कुछ होने के बाद दूसरा वो 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. एक में बोलेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, चेक दिया था, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, डिसऑनर हुआ, बताओ हुआ या नहीं हुआ, 138 लगेगा या नहीं, तो तुमको ये बताना है, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, ये जो चेक दिया है वो बाय वे ऑफ अ गिफ्ट दिया है, बताओ पेनल्टी लगेगा या नहीं, तो नहीं लगेगा. कौन से 5 सिचुएशन में नहीं लगेगा? गिफ्ट, डोनेशन, सिक्योरिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन एंड अनलॉफुल रीजन. ये जो ब्रैकेट है ना, वो ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है. बताओ वापस बोलो. गिफ्ट, डोनेशन, सिक्योरिटी, मोरल, डिस्चार्ज ऑफ मॉरल डेट और ऑब्लिगेशन एंड इलीगल पर्पस के लिए, अनलॉफुल पर्पस. ठीक है, ये 5 रीजन से अगर चेक दिया है तो 138 नहीं लगेगा. मैंने गिफ्ट के तौर पे दिया, डिसऑनर हो गया. बर्थडे का गिफ्ट दिया नासा को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएगा नासा. ठीक है, कोई कुछ कर पाएगा क्या नासा? कुछ नहीं कर पाएगा. 138 नहीं लगेगा. ठीक है, अब ध्यान से. बट ये पेनल्टी अट्रैक्ट करने के लिए तुमको कंडीशंस पूरे करने. क्या? कि अगर चेक डिसऑनर हुआ तो तुमको ABC करना है. क्या? एक तो पहले तो चेक का प्रेजेंटमेंट उसके वैलिडिटी में होना चाहिए. चेक का वैलिडिटी मतलब 3 महीने का होता है ना. तो उन्होंने क्या लिखा? 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और द वैलिडिटी जो भी चेक का होता है, विच एवर इज अर्लियर. चेक का वैलिडिटी मतलब क्या होता है? फर्क है. हो क्या बात है, याद है. आपको समझ, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक वैलिडिटी होता है. ठीक है, उसके बाद वो चीज एक्सपायर होती है. फाइन. ठीक है, अब आपको समझना है, जैसे मैंने अपना एग्जांपल भी दिया था तब, SBH एंड SBI का. ठीक है, तो हर एक चेक का जो भी वैलिडिटी होता है, वो वैलिडिटी, या फिर चलो मान लो मेरे चेक का वैलिडिटी है अगले 6 महीने का. 6 महीने के बाद चेक का एक्सपायरी डेट खत्म. ओके, एंड मैंने चेक जो भी डेट पे ड्रॉ किया होगा उसका वैलिडिटी कितना है? 3 महीने का. ठीक है, तो विच एवर इज अर्लियर मतलब किसको इज्जत? 3 महीने को. मेरे चेक का वैलिडिटी 2 महीने का है, उसके बाद एक्सपायर होने वाला है वो. मैंने उसको बोल दिया 2 महीने में चेक डिपॉजिट कर दे, वरना फिर पैसा नहीं मिलेगा. वैलिडिटी कितना दिया? 2 महीने का. लेकिन जेन्युइनली वैलिडिटी कितना है? तो विच एवर इज अर्लियर मतलब 2 महीने में डिपॉजिट करना पड़ेगा. तो पहला स्टेप आपके साइड से आप क्लियर होने चाहिए, आपने डिपॉजिट विद इन वैलिडिटी या तो 3 months विच एवर इज अर्लियर में किया है. यहां तक पहुंचे पक्का? दूसरा पॉइंट, उसके बाद जब भी आपको नोटिस मिला बैंक से, मतलब बाबू को जब भी नोटिस मिला था बैंक से कि यार तुम्हारा देख चेक डिसऑनर हो गया, तो बाबू ने राजू को 30 दिन में बताना है. कब से 30 दिन है? लेकिन ये जब से बैंक बताएगा. ठीक है, सो यहां पे डिसऑनर हुआ. ठीक है, इधर इंटीमेशन आया, किससे आया? बैंक से आया कि बाबा चेक डिसऑनर हो गया. यहां से 30 दिन का टाइम है, राजू को बता चेक डिसऑनर हुआ है. एंड इसके आगे 15 दिन का टाइम है राजू के पास कि पेमेंट कर दे. अगर ये टोटल 45 डेज में पेमेंट नहीं आया, 138 में लेकर आओ, ले लो पेनल्टी. 2 साल की जेल प्लस ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक. क्लियर है? पक्का? नो डाउट एट ऑल. खत्म हो गया चेक. 138 खत्म. 139 एंड 140 जो है उसमें सिर्फ ध्यान रखो, 139 क्या बोलता है कि ये एजम्पशन है कि चेक डिसऑनर हुआ. चेक डिसऑनर हुआ इसका मतलब गलती चेक ड्रॉ करने वाले की ही है, अनलेस अदरवाइज वो कुछ प्रूव ना कर पाए. मतलब कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आया सर इसीलिए ऐसा हुआ वगैरह. ठीक है, ऐसा जब वो ये मत बोलो कि आई एम नॉट अवेयर. नहीं, ये इधर लिखा है. सेक्शन 140 बोलता है कि एज अ ड्रॉवर ऑफ द चेक आई कैन नॉट यूज द डिफेंस कि मुझे पता ही नहीं था चेक डिसऑनर हो जाएगा. ये तुम नहीं बोल सकते. यहां पे बोला है ये अज्यूम है चेक डिसऑनर हुआ मतलब तुम्हारी गलती है, अनलेस एंड अदरवाइज तुम ये प्रूव ना करो कि भाई हमने तो गिफ्ट के लिए दिया था ना, क्या फर्क पड़ता है. समझ आया? क्लैरिटी? पक्का? 139 140 आउट. नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं मिसलेनियस. मिसलेनियस में
पहले लिखो सेक्शन 61 इंपॉर्टेंट, सेक्शन 62 इंपॉर्टेंट, सेक्शन 64 इंपॉर्टेंट, सेक्शन 76 इंपॉर्टेंट एंड 117 इंपॉर्टेंट। ये 4 तगड़े चाहिए। रीड करके जाओ, बस 1 लाइनर, बस रीड करके जाओ कि गलती से क्लिक हो गया तो लिख तो पाओगे। 61, 62, 64, 76 एंड 170। वो ठीक है, वो करना है कर दो, ठीक है, क्लियर है। 61 में क्या लिखा है उसका समरी लिखवा के दिया है। पहला पॉइंट 61 इज फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, अगर कब ड्रॉई नॉट लायबल, अगर डिफॉल्ट है तो, एंड अगर वो कितनी भी कोशिश करने के बाद भी ड्रॉई को तुम ढूंढ ही नहीं पाए तब भी बिल डिसऑनर है। दूसरा पॉइंट, अगर तुम्हारा प्लेस स्पेसिफाई है तो तुमको उसी प्लेस पे बिल को ऑनर करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। और अगर प्लेस स्पेसिफाई नहीं है तो बिजनेस डे पे, बिजनेस आवर्स पे जाओ और प्रेजेंट कर दो, बात खत्म। समरी क्लियर, बस खत्म हो गया तुम्हारा सेक्शन। यही सेम चीज 62 में लिखी है, बस प्रोमिसरी नोट के लिए लिखिए। एंड फर्क एक ही है, वो भी फर्क नहीं, ये बस इतना फर्क है एक्चुअल में, सर्टन पीरियड आफ्टर साइट एंड दिस इज आफ्टर साइट, इतना ही फर्क है। दिस इज फॉर प्रोमिसरी नोट, दिस इज फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लैरिटी? 64 भी सेम ही है ना, बस नाम नहीं लिखे। हाँ, 64 में प्लेस वाला पॉइंट है ना। होने दो ये 2 मिनट। लिख रहे हैं क्या तुम? लिखवा के तो दिया था मैंने, लिखवाया था, लिखा है। हाँ, तभी मैं बोलूँ ऐसा कैसे हो गया। हाँ, दिख रहा है तेरा ऑनलाइन का पढ़ाई, पूरा बुक ब्लैंक है तेरा निगोशिएबल का। कंपनी छोड़ के तूने कुछ पढ़ा भी है क्या? तू फेल हो, फिर मैं देखती हूँ देखो। तू बस आ मेरे सामने फेल का रिजल्ट लेके, और अगर नहीं आया मेरे सामने फेल होने के बाद तो फिर देख घर आऊंगी मैं तेरे। आपके पास पहुंचूंगा तब ना। हाँ, मम्मी पहले से बिल्डिंग लगवा देगी इसकी। किस बात के लिए? ऐसे ही, मतलब इसकी मम्मी स्ट्रिक्ट है। वेरी गुड, अच्छी बात है, क्या होता है? कौन से फ्लोर पे? सही बात है। वो 3-3-6 भी नहीं कर सकते। वो डायरेक्ट 8 ऊपर हो जाएगा उसका, 3-3-6 भी नहीं लगेगा उसको। ऐसा कुछ भी नहीं करने का। मेरे घर वाले कर सकते हैं। 3-3-6 वाला दिमाग में मत लाओ कुछ भी। चलो अच्छा है, चलो डन। क्या आगे बढ़ू? नेक्स्ट, अगला 63 में क्या लिखा है? जब भी कभी तुम लोग, मैं रिवाइज करा देती हूं, गलती से याद रहा तो इसीलिए। अगला पॉइंट 63 में क्या लिखा है? जब भी कभी आप लोग एक्सेप्टेंस के लिए ड्रॉई को बिल भेजेगा तो उसके पास टाइम कितना है? 48 आवर्स में उसने एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज। खत्म। अगला 64, डिफॉल्ट किया तो लायबल नहीं, ढूंढने के बाद भी सेम है 61 जैसा, ढूंढने के बाद भी कोशिश करी नहीं मिला, डिसऑनर। अगला पॉइंट, ये जो ब्रैकेट किया है मैंने एक्सेप्शन, वो 76 में है तो उधर एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, ठीक है। अगला, आवर्स ऑफ द पेमेंट कब? बैंकिंग आवर्स छोड़ देना, 65 छोड़ दो। 66, डिमांड पे जब भी पे करने के लिए बोलेगा डिमांड करो, छोड़ दो। अगला 67, वो 3 ग्रेस डेज वाला है, तुमको पता होगा ना 3 ग्रेस डेज ऐड होते हैं, बस वही लिखा है 3 ग्रेस डेज ऐड करो। प्रोमिसरी नोट होता है, इंस्टॉलमेंट होता है, तो जो भी डेट आएगा उसमें 3 दिन ऐड करो, खत्म। अगला 68, पेएबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर, तो जिस प्लेस पे बोला है उसी प्लेस पे आओ। इधर लिखा हुआ है नॉर्मल ड्रॉर के केस में, इधर लिखा है इंडोर्सी के केस में, छोड़ दो। अगला, अगर तुमने नो एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाई किया है, मतलब एक्सक्लूसिव प्लेस नहीं है, तो तुम्हारा यूजुअल रेसिडेंस जो होगा वो वहां पे जाने का। अगर तुम्हारा यूजुअल रेसिडेंट भी नहीं है, रेसिडेंस भी नहीं है, तो जिधर मिलोगे उधर, टॉयलेट में मिले तो टॉयलेट में, उधर बिल डिसऑनर करने, उधर बिल ऑनर होगा। चौकी वाले चले गए। देखो इधर ही लिखा है नो फिक्स प्लेस मेंशन, तो तुम्हारा बिजनेस प्लेस, और अगर वो भी नहीं है तो जिधर तुम मिलोगे उधर, ठीक है। 72, ठीक है। ये रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करो, ठीक है। अगर डेथ हुआ तो तुम्हारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, इंसॉल्वेंट हुआ तो कॉमन सेंस है, ये भी ठीक है।
दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं बट अब इधर से करवाती हूँ क्योंकि ये लिखना है तुमको, समरी नहीं लिखनी है ना अभी। डी तक पॉइंट्स है। हाँ तो वही डी तक पॉइंट्स है। इधर से करने का है अपने को। समरी अच्छी नहीं है, ये लिखना है तुमको। हाँ बट लिखना ये है। चलो ये भी इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी। ध्यान से देखो, नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी फॉर द पेमेंट, मतलब तुम बिना प्रेजेंटमेंट करे ही पेमेंट करोगे। बहुत फोकस से सुन लेना, हो जाएगा। ओके, इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर एट द ड्यू डेट फॉर द प्रेजेंटमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस। क्या लिखा हुआ है? नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर एट ड्यू डेट फॉर द प्रेजेंटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। इफ द मेकर ड्रॉई एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट करता है, तो जो प्रिवेंट करेगा उसने गलत किया ना, तो इसीलिए लाइबिलिटी। ठीक है, पार्टी का डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट करेगा, जो प्रिवेंट करेगा, उसकी वजह से लाइबिलिटी। ठीक है, अगला, इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेएबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, और वो जगह ही बंद है, तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत, सॉरी प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने प्रिवेंट किया, प्रेजेंटमेंट मत करो। अगर किसी ने तुमको बिजनेस स्पेसिफाई किया था प्लेस और तुम उस प्लेस पे नहीं आए, प्रेजेंटमेंट, तुमने दरवाजा बंद रखा, प्रेजेंटमेंट मत करो। अदर देन स्पेसिफाइड प्लेस एंड नीदर ही नॉर एनी अथोराइज्ड पर्सन अटेंड दैट प्लेस, यूजुअल बिजनेस आवर्स में प्रेजेंटमेंट मत करो। इंस्ट्रूमेंट बीइंग नॉट बीइंग पेएबल एट एनी स्पेसिफाइड प्लेस, ही कैनॉट आफ्टर ड्यू डेट सर्च इवन आफ्टर बीइंग फाउंड, प्रेजेंटमेंट मत करो। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रेजेंटमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंटमेंट, आपको पे करना ही था। इधर वर्ड यूज किया है नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट, यू हैव टू पे, तो प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एज अगेंस्ट द पार्टी आफ्टर द मैच्योरिटी विद द नॉलेज कि इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं किया है, बट फिर भी अगर उसने पे किया, प्रेजेंटमेंट मत करो। लॉजिकल समझ में आ रहा है? वेव ऑफ करने का उसने डिसाइड किया, प्रेजेंटमेंट मत करो। पे कर दिया, प्रेजेंटमेंट मत करो। एंड आखिरी, अगर सामने वाले ने कोई डैमेजेस सफर ही नहीं किए, फिर भी फालतू का रोना धोना चल रहा है, प्रेजेंटमेंट मत करो। तो बस वो सी का जो मेन पॉइंट है ना, वो 3 के ऊपर, वो बताओ ना क्या है। एज अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टी इफ आफ्टर द मैच्योरिटी, मतलब अब ड्यू डेट आ चुका है पे करने का, विद द नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, मतलब जिसको को पता है, नहीं ड्रॉवर ड्रॉई, हाँ ड्रॉई को पता है कि प्रेजेंटमेंट आज डेट आ चुकी है, ठीक है, और ड्रॉवर को पता है कि प्रेजेंटमेंट नहीं किया है इसने, ठीक है, ड्रॉवर ने प्रेजेंटमेंट नहीं किया और फिर भी ड्रॉई ने पे कर दिया, ठीक है, तो फिर मैं काय के लिए आके प्रेजेंटमेंट करूं? कर रहा है ना पे, खत्म। यही है, समझ आया? पक्का अच्छे से देख के जाना ये वाला प्लीज। ओके, एंड आखिरी, ये तो ठीक है, बैंक पे डाल दो, बैंक की गलती है तो। एंड आखिरी 117, अगर डिसऑनर हुआ तो बदले में कॉम्पेंसेशन में क्या क्या लोगे? अमाउंट ऑफ द बिल, ठीक है, उसके जो भी अमाउंट ड्यू है वो, उसके अलावा नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग के चार्जेस। ये तुमको याद है, मैंने नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग लिखवाया था, क्या है? नोटिंग का मतलब क्या है? बिल डिसऑनर हुआ, और प्रोटेस्टिंग कोर्ट में अच्छा एविडेंस, उसका एविडेंस लॉयर से ले लिया, तो नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग लॉयर का खर्चा होगा ना? नहीं लिखा है, लिखा है मैंने, लिख के ले ले, ठीक है, लिख के ले लेना। तो ये वाला पैसा। दूसरा, अगर आप लोग कहीं और जगहों पे हो तो करंट रेट मार्केट, एक्सचेंज करंट रेट जो चेंज होगा एक्सचेंज रेट का, वो पैसा। तीसरा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। ये 3 चीजें तुम रिकवर करोगे, ए बी एंड सी, इतना तुम रिकवर करोगे। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, अगर एंडोर्सर है तो तभी लिखो, वरना मत लिखो। एंडोर्सर के कॉन्टेक्स्ट में है तो ही डी पॉइंट मेंशन करो, वरना नहीं करने का। और ये नहीं किया तब भी चलता है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, फर्स्ट बिल खत्म। तो ए बी सी इंपॉर्टेंट है कॉम्पेंसेशन के लिए, उतना करके जाइएगा। इसी के साथ हमारा रिवीजन खत्म होता है।
हम लोग मिलेंगे आखिरी टेक्निकली तो सेम ही है ना। बी एंड हाँ बस एंडोर्समेंट एंड इसका है यस ठीक है विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर बाय बाय परसों है ना परसों कल तो भाई दोपहर से बाहर नहीं निकल पाएगा।